भारत की बेटी हूँ मैं, देखो मेरी शान। जीवन के हर क्षेत्र में किया देश का नाम। तूफानों से लड़कर ही खुद को सबल बनाया है। अबला नहीं सबला हूँ मैं, कोई रोक न पाया है। ऊंची उड़ान भरकर मैंने सबको ये दिखलाया है। बेटी को तुम कम मत समझो, बेटों सा फर्ज निभाया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त दीपशिखा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है भारत की बेटी। जी हाँ, भारत की बेटी हमारा एक छोटा सा प्रयास है, एक छोटी सी कोशिश है, जिससे हम बच्चियों को, महिलाओं को सजग कर सकें, उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका दे सकें। भारत की बेटी के हर एपिसोड में हमारी मुलाकात होती है कुछ ऐसी बच्चियों से, कुछ ऐसी महिलाओं से। हम जानते हैं उनके सफ़र की कहानी, उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनकी मोटिवेशनल एक्सपीरियंसेस। कोशिश करते हैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने का, कुछ ऐसी दुविधाओं के हल खोजने का, जिनसे प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन में एक सही दिशा और सही विकल्प का चुनाव कर सकें। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर कर अपने कीमती सुझाव हमसे शेयर ज़रूर करें। जी हाँ, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले समय में हमारे प्रोग्राम भारत की बेटी से जुड़े हर नोटिफिकेशन, उसके एपिसोड्स की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इंसानियत ही पहला धर्म है इंसान का, फिर पहला पन्ना खुलता है गीता और कुरान का। जी हाँ दोस्तों, भारत की बेटी प्रोग्राम के आज के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं इंसानियत की, इंसानियत से जुड़े जज्बे की, तो वो जज्बा हर धर्म, हर मजहब से ऊपर आता है। ऐसे ही इंसानियत के जज्बे को अपने अंदर जिंदा रखे हुए आज हमारे बीच है एक बहुत ही सुंदर जगह, श्रीनगर कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रही हैं कुलसुमा जी, कुलसुमा परवेज जी। कुलसुमा जी, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम भारत की बेटी में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, हमारे प्रोग्राम भारत की बेटी के साथ जुड़ने के लिए। और आई एम श्योर कि आप अपना जो भी आज एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगी, उससे बहुत सी बच्चियों को हिम्मत भी मिलेगी और मोटिवेशन भी मिलेगी जिंदगी में आगे बढ़ने की। मैम, मैं सबसे पहले चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले मैं दीपिका मैम, ये जो सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे आज इस भारत की बेटी की जो चल इसमें इन्विटेशन किया, कुछ बोलने का अवसर मुझे मिला आज, तो इसके लिए मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद करती हूँ जिनने मुझे ये एक अवसर दिया। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मैं श्रीनगर कश्मीर बेमनाग की रहने वाली हूँ। तो मैं मेरा प्रोफेशन था, मैं एक टीचर रह चुकी हूँ। नॉर्मल बच्चों को मैं पढ़ाती थी, एक अध्यापक जिसको हम बोलते हैं, हिंदी भी मैं जानती हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी शादी हो गई, तो उसके बाद मेरी डॉटर है, और डॉटर के बाद मेरा बेटा है जिनका नाम फरमान परवेज है। फरमान इस टाइम 16 साल का है। थोड़ा सा मुझे आपको सुनने में थोड़ा सा आपकी आवाज थोड़ी कम है, थोड़ा सा आप अगर जोर से बोले, मुझे लगता है ज्यादा साफ सुनाई देगा। जी जी जी, ओके मैम। तो मेरा बेटा है जिनका नाम फरमान परवेज है, इस टाइम वो 16 साल के है। तो वो एक नॉर्मल बच्चे थे, बिल्कुल एक हर बच्चे की तरह बात करते थे, स्कूल जाते थे, हर चीज़ उनका नॉर्मल था। तो अनफॉर्चुनेटली क्या बताऊं कि ऊपर वाले की मर्जी ये थी कि उनका ये हो गया कि उनका रेग्रेशन आ गया। रेग्रेशन मीन्स कि अचानक से ही उनको आफ्टर 4 इयर्स तो उनका समझने की जो बुद्धि होती है वो कम हो गई और बोलने में दिक्कत आ गई। तो धीरे धीरे मुझे उतना ज़्यादा जल्दी समझ नहीं आया क्या प्रॉब्लम है बच्चे में, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं था, उतना पता भी नहीं था। फिर यहाँ पे भी 1-2 साल मैंने दिखाया, उधर इधर दिखाया सेंटर्स पे, तो ज़्यादा डायग्नोज जल्दी नहीं हो पाया। उसके बाद मैं गई दिल्ली। जब यहाँ पे मैं थोड़ा 1-2-3 साल थक गई, ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिला, कुछ बेनिफिट ज़्यादा नहीं लगा, तो मैं दिल्ली में ही डायग्नोज हुआ।
चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में डायग्नोज हुआ कि उन्होंने मुझे बताया कि आपके बेटे को ऑटिज्म है, जो एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। तो फिर ऊपर वाले ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक सही जगह पे लिया। तो उन्होंने मुझे खुद से ट्रेनिंग करने को, जो कि मेरे बच्चे को स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या स्पेशल एजुकेशन की नीड थी, वो काफ़ी बिहेवियर इश्यूज थे उसमें। तो वहाँ मैं गई कंटिन्यू 6 साल। तो 6 साल मैंने ट्रेनिंग ली अपने बेटे के लिए। फिर मैंने स्पेशल रूम बनाया आज से 10 साल पहले, घर में ही इक्विपमेंट्स भी वहाँ से लाए। तो मैंने बेटे के साथ खुद काम किया, क्योंकि बिल्कुल समझना जीरो था। या मेरा बेटा चलना भूल गया था, 4-5 महीने चला भी नहीं, चलना भी मैंने उनको दोबारा फिर सिखाया। तो फिर मैंने वहाँ पे गुड़गांव भी मैं काफ़ी टाइम सेंटर्स पे विजिट करती रही। तो मुझे काफ़ी अवेयरनेस लगी गुड़गांव में। तो फिर आफ्टर 6 इयर्स खुद से काम करने की, वो मतलब मैंने हर एक चीज़ छोड़ अपना, जो मेरा जॉब था, नॉर्मल स्कूलिंग थी मेरी, टीचिंग था, तो वो मैंने सब कुछ छोड़ के मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गई। और इस बेटे की थेरेपी सेंटर के थेरेपीज के लिए, तो खुद मैंने वहाँ पे ऑलरेडी मैंने दिल्ली से 6 साल की ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद मेरे को एक अच्छा अवसर मिला कि बाकी कोर्स करने के लिए, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे कोर्सेज मैं तो ये नहीं बोलूँगी मैं खुद ही तारीफ कर रही हूँ, मैं प्रशंसा कर रही हूँ, मैंने वो किया, ले मैंने किया। तो मैं इतना बताऊंगी कि जम्मू एंड कश्मीर में मैं एक माँ हूँ, मैं पहली मदर हूँ जम्मू एंड कश्मीर में जिसने कुछ कोर्सेज किए हैं इन बच्चों को लेके। लेकिन ये था कि मैंने बेटे के लिए कोर्स किए थे। मुझे जहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी आपको, अगर मेरी जगह मतलब मुझे कुछ हो जाता है बेटे के लिए, मेरा बेटा शायद कोर्स नहीं करता एक माँ के लिए, लेकिन ये माँ का एक दर्जा है, काफी बड़ा है। चाहे वो कोई भी माँ हो, चाहे वो स्पेशल बच्चे की माँ हो, चाहे वो नॉर्मल बच्चे की माँ हो, चाहे वो किसी धर्म की हो, चाहे भी किसी भी कंट्री की हो, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वॉइस जी जी, वो बात फिर मैंने खुद एक स्पेशल रूम बनाया। तो फिर मैंने मतलब थैंक गॉड कि मेरे हस्बैंड का काफी सपोर्ट रहा इसमें, काफी सपोर्ट उन्होंने किया। तो फिर मैंने खुद से ट्रेन करके बेटे के लिए मैंने कोर्सेज किए, तो बेटे को मतलब इम्प्रूवमेंट काफी मिला। तो फिर 2019 में मैं खुद आई, एक कोर्स शिफ्ट हो गई, वापस आ गई अपने घर। तो मैंने एक सेंटर स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है हमारे कश्मीर में। तो एक्सेप्टेंस की भी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती ऐसे बच्चों को। तो मतलब अगर मतलब इन लॉज भी होते, वो भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैंने एक सेंटर इनिशिएटिव लिया, मैंने एक स्पेशल बच्चों का सेंटर खोला बाय द नेम ऑफ एक्सेप्शनल माइंड्स के नाम से, जिसका नाम मैंने एक्सेप्शनल माइंड्स फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन रखा। तो 2019 में मैंने वो स्टार्ट किया। तो जब मेरे वो बेटे के लिए लिया था, लेकिन ऊपर वाली की मर्जी थी कि बाकी बच्चों को भी बेनिफिट मिला। और एक तो हो गया सेंटर स्टार्ट करना फॉर कमर्शियल पर्पस, लेकिन आई स्टार्ट में सेंटर, मैंने अपना सेंटर एक नोबल कॉज के लिए। मैंने ये सेंटर इसलिए नहीं खोला कि कोई बच्चा मुझे फी देगा तो मैं मुझे घर पे लगा दूंगी वो इन्वेस्ट। हमारे मैं अपने मोहम्मदन धर्म की बात कर रही हूँ, आपने भी सुना होगा। हम ये बोलते कि हम ऐसे बच्चों के साथ, मैं बोलती हूँ कि मैं बता रही हूँ कि चाहे वो किसी भी धर्म का बच्चा हो, किसी भी कम्युनिटी का बच्चा हो, बच्चा तो एक भगवान का रूप होते हैं। और जो स्पेशल बच्चे हो, इनको पाप पुण्य, इन लोगों को ये सब पता नहीं होता है। नहीं, हम सबको, वो मैंने पहले ये डिसाइड किया कि मैं इन बच्चों का पैसा घर पे नहीं लगा सकती। मैं तो हराम बोलती हूँ, तो नहीं हिंदू धर्म के आपके मजहब में उसको क्या बोलते हैं। मैं ये सब मतलब अपना टाइम भी मैं डोनेट करती हूँ, इवन कि मेरे हस्बैंड इसमें अपना पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। और कुछ बच्चे जो बीपीएल फैमिली से जो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट या उनके लिए मैंने स्पेशल डिस्काउंट रखा है। हाँ, जब भी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट मुझे इसमें फंडिंग करेगी, आई प्रॉमिस टू एवरी पेरेंट, मैं हर बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट लूंगी। और मेरी जो सर्विस है, मैंने 1-on-1 रखा है। 1-on-1 मीन्स एक बच्चे के साथ एक थेरेपिस्ट। जैसे मेरे पास फिजियोथेरेपिस्ट है, वो सेरेब्रल पैलिसी वाले बच्चों के साथ काम, जिनको फिजिकली चैलेंज बच्चे हम बोलते हैं, उनके साथ वो डील करते हैं। तो जैसे ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, जिनके पास RCI लाइसेंस हो, जिनके पास एक रजिस्टर्ड लाइसेंस हो, एक जेन्युइन बंदा ही इसके साथ डील कर सकता है। मैंने ऐसे लोगों को हायर किया है। मतलब थैंक गॉड कि मेरी जो टीम है काफी डेडिकेटेड है, और पेरेंट्स भी काफी खुश
है, उसके बाद मैं इवेंट्स करती रहती हूँ, वेबिनार्स करती रहती हूँ, मतलब आर्टिकल्स मेरे होते हैं, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मेरे पास एक रियल स्टोरी है। मेरे पास वो स्टोरी नहीं है कि मुझे बुक पढ़नी है, मुझे आपको बोलना है, मैंने बस गोटा याद कर दी, मैं आपको बता रही हूँ। हर एक माँ के पास स्टोरी होती है, हर माँ अब बच्चे के लिए क्या करता है। मेरी ये स्टोरी है जो कि फ्रैंकफर्ट पे मैं हमेशा इसलिए आती हूँ ताकि मुझे देख के बाकी मदर्स, मतलब जो आने वाली जनरेशन है, वो भी देखे, नहीं चलो ये माँ है, इसने इनिशिएटिव लिया। एक तो खुद का बच्चा स्पेशल होना, और बाकी सारे बच्चों के साथ उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उनके साथ डील करना, तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं काफी खुश हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे चुना कि इस फील्ड के लिए, इन बच्चों के लिए। मैं खुद को एक लकी माँ समझती हूँ, और एक फख्र महसूस करती हूँ कि मुझे ऊपर वाले ने ऐसा बच्चा जो एक नॉर्मल बच्चा था, फिर वो कर, क्योंकि अगर मेरे पास ऐसा बच्चा नहीं होता, मैं शायद आज आपके सामने भी नहीं होती, मैं शायद बाकी बच्चों के साथ भी डील नहीं करती, या मेरे प्रोफेशनल्स हैं, या काफी लोग जानने वाले हैं, तो उनके सामने नहीं हुआ। गुड़गांव में मेरे काफी काफी कॉन्टेक्ट्स है, काफी फ्रेंड्स हैं मेरे, गुड़गांव में, दिल्ली में, लखनऊ में, मुंबई में, हर जगह पूरे इंडिया में मेरे फ्रेंड्स है। वो रीजन है पहले ऊपर वाले की मर्ज, उसके बाद मेरे बेटे की वजह से। और आपके सामने भी आज मैं भारत की बेटी में, आज मैं आपने मुझे दिया, तो ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है ये एक बेटे की वजह से मैं ही आपके सामने आज हूँ। जी, ये बिल्कुल मैम, ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसी एक इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी, जिन्होंने अपने आप एक इतने चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ी हैं, और आज सिर्फ अपने लिए बल्कि और बहुत सी मदर्स के लिए भी आप एक रोल मॉडल बन रही हैं। तो मैम, जैसे आप बता रही हैं कि आपने बहुत सारे इस चीज को समझने के लिए कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम या ये चीज है क्या और इसको कैसे डील किया जाए, आपने बहुत सारे कोर्सेज किए। तो जब आप बाहर गई तो क्या इसके कोर्सेज करने के लिए आपको तब भी किन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ा, या आसान था? नहीं, देखिए मेरे लिए तो एक साइड से हैक्टिक था, क्योंकि मेरे पास एक स्पेशल बच्चा था। और जो आपको पता है हमारे कश्मीर में टेम्परेचर लो होता है, ठंड रहती है ज्यादा, और जैसे कि दिल्ली गुड़गांव की बात करेंगे, हाई टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है। तो मैं मतलब 4 बार मुझे बेटे को पिक ड्रॉप करना पड़ता था खुद, और उनको मैं थेरेपी सेंटर पे छोड़ती थी, उसके बाद मैं खुद कोर्सेज के लिए जाती थी। तो ऐसी गर्मी में मेरे को हेल्थ इश्यूज काफी हो गए, मेरे आई साइट में काफी प्रॉब्लम हो गया। फिर मेरे को वो दिक्कत तो हो गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कर दिया। क्योंकि माँ, ये बोलते ना कि माँ कभी रिटायर ही नहीं होती, जब तक माँ जिंदा है कोई भी माँ कभी रिटायर नहीं होती है। किसी माँ का कोई एज लिमिट नहीं है कि ये 60 साल या 50 साल के बाद एक रिटायर हो जाएगी। कोई भी माँ, किसी भी माँ का कोई एज लिमिट नहीं होता है। ये मतलब मेरे को एक बेटे की एक पेन थी, तो ये मैंने कर लिया। और दूसरी बात ये कि मैंने गुड़गांव में एक जॉब भी मैंने की, मैंने 2 जगह जॉब भी की वहां पे। मैंने न्यू हॉर्जेंस में जॉब किया एज ए टीचर, और वहां पे कुछ स्पेशल बच्चे भी थे, तो मैंने उनको भी बहुत सारे वेज दिखाई। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी। वहां पे एक बच्चा आता था, उस बच्चे का नाम तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, उस बच्चे का नाम संस्कार था, संस्कार। तो तो बच्चा बहुत, जब फर्स्ट डे मैंने ज्वाइन किया स्कूल, तो मैं गई, तो बच्चा बहुत रोता था। ये एक रियल, तो वो बहुत बच्चा रोता था। तो वो लोग बोलते थे कि आज इसकी माँ आएगी तो हमें आज इसको बोलना है कि इसके बाद आपको हम नहीं ले सकते बच्चे, क्योंकि बच्चा 1 महीने से रो रहा था, कोई कंट्रोल नहीं कर पाता उस बच्चे को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता था रोने, कोई वे पता नहीं था उनको कैसे रोना है, क्यों बच्चा। जब मैं आई तो मैंने उनको बोला ये बच्चा क्यों रोता है, ये बच्चा क्यों रो रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए। मैंने बोला इस बच्चे को एक काम कीजिए, मेरी क्लास का तो नहीं था। मैंने बोला आप इस बच्चे को आज मेरी क्लास में बिठाइए, मैं उसको अपने पास बिठाती हूँ। तो मैंने उस बच्चे, संस्कार था, 5-6 साल का बच्चा था, मैंने उसको अपने पास बिठाया। तो मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, मैंने अपने पास बिठाया, मैंने प्यार किया, लव किया, तो बच्चा एकदम से रोना बंद हो गया। वो तो बोलते वहां जितने भी स्टाफ थे सब के सब थे, काफी अच्छे लोग थे वो भी। तो बोलते मैम 1 महीने से बच्चा रो रहा है, आज ये चुप हो गया, तो क्या रीजन था। मैंने कुछ दिया नहीं, ना मैंने कुछ खाने को दिया, ना मैंने कुछ टॉफी दी, कुछ। बच्चे को एक लव की जरूरत थी, बच्चे को एक केयर की जरूरत थी, जो शायद मैं अपने एज ए मदर एक्सपीरियंस अपना था, उस बच्चे को वहां पे नहीं मिल रहा था।
तो जब उनकी मामा आई निकलने के टाइम तो वो काफी खुश हो गई। तो उन्होंने वहाँ की प्रिंसिपल मैम थी, तो उनको बोला कि आज हमारी कश्मीर से एक मैम आई हुई है, आज आपका बच्चा 1 महीने के बाद चुप हो गया। तो फिर उनकी माँ काफी खुश थी, वो बच्चा कंटिन्यू आया। मैम, मैं ये कहूंगी, मेरा ये मानना है कि वो जो बच्चा 1 महीने से रो रहा था वो उस दिन चुप हो गया, शायद वो एक साइन था, वो एक संकेत था आपको भी ये बताने का कि आपके पास वो शक्ति है, आपके पास वो ताकत है जिससे आप बहुत कुछ बदल सकती हैं। एक नई दिशा वो आपको दिखाने का जो इशारा था वो था। मैम, जब आपने वापस आकर यहाँ पर ये सेंटर शुरू किया, तो अब इसको शुरू करने में या इसको आगे बढ़ाने में तब आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? जी, देखिए, जब मैं आई सबसे पहले मुझे इक्विपमेंट्स, पहले मुझे जगह ढूंढनी पड़ी, रेंट पे जगह, इस टाइम भी मेरी स्पेस रेंट पे है। तो काफी इसमें, देखिए, इसमें हमें पैसा इन्वेस्ट भी करना है, तो बिना खाली हाथ से कुछ होगा नहीं। तो हस्बैंड का मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उनका काफी सपोर्ट रहा इसमें। तो इसमें इन्वेस्ट भी किया, इक्विपमेंट्स गुड़गांव से ही मैंने लाए। मैंने 2 लाख के इक्विपमेंट्स गुड़गांव से अकेले 2 दिन में लाए, 50 डिग्री गर्मी में। ये मैं बता रही हूँ कि क्योंकि इस बेटे ने मुझे लगता है, मैंने पहले ही बताया कि मैं एक स्ट्रांग बनाया, तो इस बेटी की वजह से मैं स्ट्रांग बन गई। तो मैंने कभी जी। हिम्मत नहीं हारी। बच्चा मेरा है तो ये तो खुद करना ही है इसके साथ। तो क्योंकि दूसरी बात है, मैं एक शौक में थी। जब मेरा बच्चा 4 साल के बाद, जो बच्चा बात करता था, जो बच्चा राइम्स बोलता था, जो बच्चा एक नॉर्मल स्कूल जाता था, जिस बच्चे को मतलब जैसे हम बच्चे नॉर्मल, मतलब जिस बच्चे को लिखना भी कुछ आता था, तो वही बच्चा फिर एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। तो ओब्वियसली एक माँ तो शॉक में हो जाएगी। या अगर एक माँ को, बच्चे को एक फीवर होता है या कोल्ड होता है, आप खुद देखिए कि वो माँ कितनी परेशान होती है। वो माँ खाना पीना सब कुछ छोड़ के इसी बच्चे के पास होती है, 24 घंटे इस बच्चे की देखभाल करते हैं। अब आप देखिए, जिस माँ का बच्चा ठीक हो, जो जो एक स्कूल जाता था यूनिफॉर्म लगा के, जो बच्चा फोन पे भी बात करता था, वही बच्चा आज बात नहीं करता है। अब आप देखिए, वो शौक होने वाली बात थी। फिर मैंने 3-4 साल मैं भी शौक में थी, मैं भी रोती थी, लेकिन एट द एंड मैंने एक्सेप्ट किया, नहीं, अब मुझे ऐसे ही जीना है, अब मुझे आदत करनी है। ये तो अब एक्सेप्ट करना है, ये तो ऊपर वाले की तरफ से है, मुझे इसको एक्सेप्ट करना है। और मैं आज खुश हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरा बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है। मुझे लगता है कि मतलब दुनिया के लिए क्या है, सोसाइटी के लिए क्या है, लोग। और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या बोलेंगे, चाहे वो कभी कभी वायलेंट रोड पे भी हो जाता था, या बहुत सारे लोग देखते थे, पता नहीं, वो आधे रोते थे आधे हंसते थे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया, मैंने खाली अपने बच्चे की ओर ध्यान दिया। जी। मैम, बहुत ही कम लोग जो होते हैं उनमें ये जज्बा होता है कि वो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना पाए, और आपने वो कर दिखाया। तो मैम, जैसा आपने बताया कि आप एक ये सेंटर रन कर रही हैं, और ये बिल्कुल भी इसके पीछे आपका प्रॉफिटेबल कुछ भी ऐसा मोटिव नहीं है। तो आपके पास इस सेंटर के बारे में हमें बताइए मैम। इस वक्त आपके पास कितने ऐसे बच्चे हैं? क्या वो आसपास से ही हैं या कहीं बाहर से भी लोग आपको इस चीज के लिए कांटेक्ट करते हैं? जी, देखिए, मेरे जो सेंटर में बच्चे हैं, मतलब 10-20 के करीब बच्चे हैं। और आपको पता है, जो पेंडेमिक है, इसमें काफी दिक्कत आ गई। तो ऑनलाइन हम देते हैं, जो हमारे सेशंस होते हैं हम ऑनलाइन ही देते हैं। काफी लोग बाहर से भी कॉल्स करते हैं, हम आएंगे सेंटर पे। मैं बोलती हूँ अभी ऑनलाइन ही कौन, हमारे वेबिनार्स होते हैं जूम पे, कभी कभी गूगल, मेरे स्पीकर्स बाहर से ही होते हैं, क्योंकि मैं बाहर की ही ज्यादा रही हूँ। तो वो हम मैंने 2017 में यहाँ पे टीम लाई, सनशाइन गुड़गांव। तो मैंने यहाँ पे, तब मेरा सेंटर नहीं था, मैंने फोन पे ही टीम लाई। तो मैंने यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया, बच्चों का असेसमेंट करवाया, ताकि जो उनके रहने पीने का जो भी खर्चा था, वो भी मैंने अपने ही जेब से, मेरे हस्बैंड ने किया, ताकि यहाँ पे अवेयरनेस आ जाए। तब मैंने सोचा नहीं था कि शायद मैं भी एक सेंटर स्टार्ट कर पाऊँ कश्मीर में। तो इस टाइम भी हम इंटरनेशनल, मतलब वेबिनार्स करते रहते हैं अवेयरनेस के लिए। मतलब यही कि
मेरा ये है कि मतलब मैं किसी भी बच्चे को रिजेक्ट नहीं करती हूँ, हर तरीके, जैसे कोई इसमें 3 तरीके के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो मैं हर एक बच्चे को एक्सेप्ट करती हूँ। या मेरे पास एक दो बच्चे चैलेंजिंग बच्चे आए जिनको हर एक ने रिजेक्ट भी किया था, लेकिन जब वो मेरे पास आए, मतलब कुछ लोग डर भी गए कि यार हमारी नेबर्स आए नहीं मैम, तो मैंने बोला नहीं, मैं माँ हूँ, मैं किसी बच्चे को रिजेक्ट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन उस टाइम मुझे याद आता है जब मैं भी एक टाइम अपना बच्चे लेके कहाँ कहाँ मैं भटकती थी, मुझे वो सब चीज आता है। इसलिए बाकी अपने बच्चे की पेन से मुझे लग रहा है जो बच्चे अब यहाँ, अपने बच्चे से ज्यादा मुझे उन बच्चों की पेन है जो मेरे पास आते हैं, और मैं इन बच्चों के साथ ही खुश हूँ। मेरे को बस मुझे लगता है ज्यादा सुकून इन्हीं बच्चों के साथ है, ज्यादा मैं काफी खुश हूँ इन्हीं स्पेशल बच्चों के साथ। मैम, आपका जो सेंटर है यहाँ पर मेनली जो है वो कौन सी एक्टिविटीज की जाती हैं इन बच्चों की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उस चीज के लिए, पढ़ाई लिखाई या और एक्टिविटीज, किस तरीके की एक्टिविटीज को पूरा किया जाता है? हाँ देखिए मैम, जो मैंने एक्सेप्शनल माइंड सेंटर फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन खोला, यहाँ पे पहले सबसे हमारे पास स्पेशल एजुकेशन होता है। जिसके पास RCI लाइसेंस होगी वो इस बच्चे को पढ़ा सकता है। ये एक लॉ बना है गवर्नमेंट का, RCI मींस रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। जिसके पास RCI लाइसेंस हो वो ही एक स्पेशल बच्चे के साथ डील कर सकता है। आप किसी PhD MPhil किसी भी वो नहीं, जिनके पास RCI लाइसेंस हो, या जैसे हम फिजियोथेरेपिस्ट की बात करते हैं उनके पास एक अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो वो, या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात करें उनके पास आईटॉ का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जिनके पास ये चीजें हो, इन चीजों का, तो वो एलिजिबल है इस चीज के लिए। तो हमारे पास स्पेशल एजुकेशन होता है, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी होती है। तो अब हमारी बदकिस्मती की बात है कि हमारे कश्मीर में प्रोफेशनल्स की कमी है, प्रोफेशनल्स की कमी है, वो चीजें है। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से, मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो सुविधाएं हमारे कश्मीर में नहीं, हमारे बच्चों को इन जो हमारे प्रोफेशनल्स इस फील्ड में बाहर जाना पड़ता है, तो आउट ऑफ हर एक के पास की बात नहीं कि वो बाहर जाए, ऐसे कोर्सेज करके लाए फिर वो स्पेशल बच्चों के साथ डील कर सकते हैं। तो अगर हमारे कश्मीर में ऐसी फैसिलिटीज रखेंगी गवर्नमेंट, ताकि हर एक अफोर्ड नहीं कर पाएगा बाहर जाना, या घर वाले एलो भी नहीं करेंगे, डरते हैं लोग कि बाहर जाने, तो हर एक वहाँ का, यहाँ क्योंकि एडजस्ट नहीं हो पाएगा, वहाँ का वेदर का भी प्रॉब्लम है, खाने पीने में भी प्रॉब्लम्स होती है, तो या कोई अपने घर के बगैर रह नहीं पाते, हर एक के बस की बात नहीं है। या किसी की, मैं सपोज मैं अपनी बात करूंगी, मैं अगर ज्वाइंट फैमिली में होती तो मुश्किल है, हर एक नहीं जा पाता है, या मतलब इसीलिए मैं वो, अगर हमारे पास वो सुविधाएं हमारे कश्मीर में होती तो हर स्टूडेंट को यहाँ पे एक RCI लाइसेंस, RCI डिग्रीज लेके इन बच्चों के साथ डील करते। जी मैम, जैसे आपने बताया कि आप ये प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट नहीं है, आपका प्रॉफिटेबल सेंटर नहीं है, तो यकीनन मैं भी मानती हूँ कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सी सहूलियत ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको खर्चा करना पड़ता है। तो जब आप ये संभालती हैं तो क्या इसकी तरफ से आपको किसी तरीके की मदद या कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं और से भी मिलती है? जी नहीं, मैंने आज तक का फाइनेंशियल सपोर्ट किसी का नहीं रहा। मैंने आपको पहले ही बताया, जब हमने इन्वेस्ट किया रेंट या, हाँ जो बच्चे हैं मेरे पास वो फी कर, लेकिन मैंने फी भी वो रखी है, कंट्रीब्यूशन चार्जेस मैंने वो रखे हैं जो हर बच्चा, मैंने उससे कोई प्राइस नहीं लगाई है जो हर बच्चा अफोर्ड करे। मगर जो BPL कैटेगरी के बच्चे हैं उनको मैंने काफी, मतलब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी लिया है, कुछ काफी ना के बराबर रखा है, लेकिन काम मेरा सेम होता है। अगर मेरे पास कोई फाइनेंशियल साउंड फैमिली से बच्चा आएगा या कोई BPL, काम मेरे साथ, या कोई फ्री भी लेती हूँ, मेरा काम सेम हर एक के साथ होता है, कोई काम में कुछ डिफरेंस नहीं होगी। नहीं ये मुझे 200 रुपए कम देता है, वो बच्चा फ्री में आ रहा है, जो बच्चा मेरे पास फ्री में भी आता है उनको भी मैं कॉल करती रहती हूँ, आपका बच्चा आज एब्सेंट क्यों है। मेरे मन में ये नहीं ये फ्री है, नहीं, मेरे लिए सब सेम है। जी मैम, बहुत ही संघर्षपूर्ण आपकी जो बातें हैं वो हमारे दिल को भी छू रही हैं। तो आप जब इन सब चीजों को डील करती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मेंटल प्रेशर या कुछ मानसिक तनाव भी होता होगा। तो
अपने आप को वहां पर लाने के लिए या थोड़ा सा अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए आप क्या करती हैं? कोई ऐसे शौक, कोई ऐसी हॉबीज जो आप फॉलो करती हैं? देखिए, मेरी हॉबीज तो बहुत ज्यादा थी मेरी, लेकिन जब मेरा ये बेटा इनका ये हो गया स्पेशल, मतलब चाइल्ड लिविंग विद ऑटिज्म, या फिर मैं इन बच्चों के साथ, मेरी इस टाइम एक ही हॉबी है। मेरी इस टाइम एक ही हॉबी है कि बस इन बच्चों को कब मैं देखूं, इन बच्चों के साथ कब मैं डील करूं, इन बच्चों का केयर मैं कब करूं, इन बच्चों का देखूं, ऑब्जर्व करूं कि इन बच्चों को थेरेपी टाइम पे मिल रही है, कोई बच्चा टॉयलेट ट्रेन नहीं होता है, इस बजे बच्चा टाइम पे वॉशरूम कब जाएगा। बस बाकी जो मेरी पर्सनल लाइफ है, थोड़ा उसमें मैंने थोड़ा मतलब उसको साइड लाइन कर दिया, क्योंकि नहीं हो पाएगा अगर मैं अपनी, और मैंने उसको साइड लाइन कर, जो मेरी हॉबीज थे, जो मेरे फ्रेंड सर्कल था, जो मेरे रिलेटिव्स थे, थोड़ा मैंने उनको उसमें आ गई काफी, मतलब ये। तो अब मैं इसी में खुश हूँ, मैं इन बच्चों के साथ ही खुश हूँ बस। मैं एक प्रे समझ के काम कर रही हूँ, मैं एक प्रे समझ के काम कर रही हूँ। जी और जी अब बिल्कुल। सबसे बड़ी एक, ये मेरे को ये भी एक अवसर मिल गया कि आई एम लाइफ लॉन्ग मेंबर ऑफ ऑटिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। मैं ऑटिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक लाइफ टाइम मेंबर हूँ। जी जी मैम, बहुत ही उम्दा जो है वो आप काम कर रही हैं। सो मैम, मुझे ये भी बताइए कि जैसे हम आज की सोसाइटी में देखते हैं कि जब भी महिलाओं के सामने कोई चुनौती आती है या कुछ भी ऐसा आता है परिवार से जुड़ा हुआ, कुछ भी ऐसा, तो वो कहीं ना कहीं निराश हो जाती हैं, हताश हो जाती हैं कि अब हम कैसे इस चीज को हैंडल करेंगे। तो ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसी बच्चियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, जी, मैं ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसी जो भी बच्चियां होंगी, उनके लिए ये मैसेज दूंगी, अगर लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं, ऊपर वाले ने हर एक में किसी न किसी को तो हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ना है हमें। अगर हम हिम्मत हारेंगे तो हम नुकसान में खुद ही चले जाएंगे। तो उससे हमें क्या, अगर हम हिम्मत हार जाएंगे, खुद हम स्ट्रेस में चले जाए, खुद हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो अभी मतलब हमें एक स्ट्रांग बनना है, हमें एक स्ट्रांग हर चीज का मुकाबला करना है। एक अल्लाह ऊपर वाले ने एक वुमेन का रोल ही रखा है कि सबसे पहले एक वुमेन के पास पेशेंस रखा है, उतने एक मेल के पास नहीं होगी। एक माँ के पास पेशेंस लेवल रखा है, एक लड़की के पास पेशेंस। जब मैं एक लड़की, मैं आपको एक ये बात भी बताऊंगी, मैंने अपने सेंटर पे जो भी प्रोफेशनल्स हायर किए, मैंने लड़कियां हायर किया, बिकॉज क्योंकि उनके पास पेशेंस है। मैंने मेल लड़के नहीं किया या जेंट्स नहीं रखे, क्योंकि वो पेशेंस लेवल्स नहीं रख सकते कि इन बच्चों के साथ डील करना है, इन बच्चों को के साथ, इसके लिए पेशेंस की जरूरत है। तो ऊपर वाले ने, गॉड ने पेशेंस एक महिला को ही दी है, और मदर का तो ज्यादा स्ट्रांग है। तो मदर्स को जब भी, मतलब मैं हर एक मदर को या हर एक वुमेन को, हर एक जो भी लड़कियां हो, उनको भी सीखने को मिलता है। जब वो मेरा ये सुनेंगी तो वो भी स्ट्रांग हो जाएगी मेरा ये सुन के। तो हिम्मत में कोई भी काम लाइफ में मतलब मुश्किल नहीं है। तो लेकिन अगर इंसान ये सोचेगा, लेकिन इंसान को एक स्ट्रांग रहना है, एक मतलब स्ट्रांग रहना है, तो कोई भी काम टफ नहीं है लाइफ में। एक औरत बहुत कुछ कर सकती है, और एक माँ का, एक औरत का रोल है, वो एक बहन भी है, वो एक बहू भी है, वो एक पति पत्नी भी है, वो एक माँ भी है। तो काफी रोल होते हैं एक लड़की के। वही लड़की कल को माँ होती है, वही बहू होती है। तो घर को भी देखना है, इन लॉज को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, रिलेटिव्स को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, खुद को भी देखना है, हर सोसाइटी को भी देखना है। तो एक महिला का काफी रूप है। इसीलिए बोलते हैं कि माँ के कदमों के नीचे स्वर्ग है। ये तो आपने भी सुना होगा। बिल्कुल, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये बहुत खूब कहा आपने। मैम, आज आजकल के समय के हिसाब से जैसे हम देखते हैं सोसाइटी में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको कि हम पसंद नहीं करते, या हम कहीं ना कहीं हमारा मन दुखी होता है उन चीजों से। तो अब के समय के हिसाब से आप कुछ ऐसा देखती हैं जो जिसमें आप चाहती हैं कि अब बदलाव होना चाहिए, कुछ ऐसी सोच कि जिसमें परिवर्तन आना बहुत जरूरी है? जी हाँ, श्योर। देखिए, मैं बताऊंगी, मैं जिस फील्ड से गुजर, मैं इसी पे ज्यादा डीप हो गई, इसमें मेरा ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो यही होता है जो यहाँ पे, मतलब जितने भी सेंटर्स हो, जितने भी स्पेशल बच्चों के लिए, भैया
जितने, और इस चीज का जो स्पेशल सेंटर्स का है, सबसे पहले ये मैं बताऊंगी, जितनी भी सेंटर्स हो उतने कम है, क्योंकि जो इस डिसेबिलिटी में बताऊंगी ताकि सब लोग, सब हम तो स्पेशल एबिलिटी बोलते हैं, मैंने डिसेबिलिटी वर्ड इसलिए यूज किया ताकि हर एक को थोड़ा डिसेबिलिटी यूज पता है तकरीबन, लेकिन स्पेशल एबिलिटीज बहुत कम लोग जानते हैं, ताकि हर एक तक ये आवाज जाए, हर एक तक ये बात पहुंच जाए। तो जितने भी सेंटर्स हो मतलब उतने कम है, लेकिन सेंटर्स होने, ये नहीं कि हमने सेंटर खोला, बच्चे को लाया और बिठा के रखा, नो, बच्चे को हमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, बच्चे को खाली हमें बिठाना नहीं है, बच्चे को हमें वर्क करना है, बच्चे की सेफ्टी पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। मैं अपने सेंटर पे, मेरी जो टीम भी है, हम पहले बच्चे की सेफ्टी पे ध्यान देते हैं, उसके बाद हम थेरेपीज बच्चे पे वर्क करते हैं। ये नहीं हम बच्चे आपस में लड़ेंगे, बच्चा भाग जाएगा, बच्चा खिड़की से कूदेगा या दूसरे बच्चे को बच्चा हार्म करेगा, उस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए जब हमारे पास रेशियो होगा 1:1, तब हमारे बच्चे में बेनिफिट आएगा। अगर हम बच्चों को, स्पेशल बच्चों को ग्रुप में बिठाएंगे, ग्रुप में 20 बच्चों को, 40 बच्चों को एक थेरेपिस्ट रखेंगे, दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। क्यों? क्योंकि इन बच्चों की स्टोरी डिफरेंट होती है। अगर हम नॉर्मल बच्चों की बात करें, वो भी हमें 5 तरीके के 5 मिलेंगे, तो इनकी स्टोरी डिफरेंट है। एक एक ASD का बच्चा है, एक स्लो लर्नर है, एक सेरेब्रल पैल्सी है, एक डाउन सिंड्रोम है। जिस तरह हमारे नॉर्मल बच्चे को डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, हिंदी, साइंस, तो थोड़ी हम अलग अलग टीचर तो रखना पड़ता है, तो हमें इसी तरह से इनके सब्जेक्ट्स अलग है। मैं आपको सब्जेक्ट्स के हिसाब से बोल रही हूँ ताकि हर एक को समझने में इजी हो जाए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी, मतलब ऑरल प्लेसमेंट थेरेपी। तो इस तरह से इनकी, किसी बच्चे को फिजियोथेरेपी की नीड होती है, किसी बच्चे को फिजियोथेरेपी की नीड नहीं होती है, किसी को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड होती है। तो डिफरेंट स्टोरी है, डिफरेंट चीजें होंगी, तो हमें इसमें ये 1-on-1 रखना है। ग्रुप में, हाँ, ग्रुप थेरेपी भी जरूरी है। ग्रुप थेरेपी में हम करवाते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक एंड डांस थेरेपी। उससे क्या होता है, अगर बच्चा सोशल नहीं है, ऑटिज्म बच्चों की मैं बात करूंगी, उसके 2-3 टाइप्स होते हैं। कोई बच्चा आपको सोशल नहीं होगा, वो अलग रहना पसंद करेगा, मतलब हमें नॉर्मल बच्चा भी कोई अलग रहना पसंद करे, लेकिन हमारी नजर स्पेशल बच्चों पे ज्यादा होती है, क्योंकि इसका एक लेबल लगाया होता है, ये ऑटिज्म है, वो डाउन सिंड्रोम है। ऐसा कुछ नहीं है। हम में भी कितनी कमियां हैं, हम में भी कितनी ऐसी कमियां, लेकिन जो हमें हमें अपनी कमियां नजर नहीं आती है, लेकिन हमें इन बच्चों की कमियां नजर आती है। हमें वो सब नहीं, मैंने कभी इन स्पेशल बच्चों को, मुझे हमेशा लगता है कि मैं नॉर्मल बच्चों के साथ डील कर रही, मुझे कभी नहीं लगता कि मेरा बेटा स्पेशल है। मतलब सच में स्पेशल है, तो मैं एक स्पेशल माँ बन गई अपने एक स्पेशल बेटे की वजह से। तो इसमें इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए, खाली हाथ काम नहीं होगा। हम सेंटर्स रन कर रहे हैं, हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं होगी। नॉर्मल स्कूल में अगर बोर्ड, चाक, टेबल, चेयर, बुक्स नहीं होगी तो कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को। इसी तरह हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी के इक्विपमेंट्स, फिजियोथेरेपी के इक्विपमेंट्स, स्टेशनरी के जो भी हमारी वो स्टेशनरी लगती है इस स्पेशल फील्ड को लेके, कलर्स, मतलब डायरीज, मतलब वर्कशीट्स, बुक्स, नोटबुक्स, बोर्ड्स, क्रेयॉन्स, जो भी लगता है, व्हाटएवर जो भी हमारे पास होना चाहिए, अगर हमारे पास वो नहीं होगा तो हम कैसे बात डील करेंगे। हम फिजियोथेरेपी देंगे, हम स्पीच थेरेपी के इक्विपमेंट्स होते हैं। जब हमारे पास ये सब नहीं होगा, तब हम स्पेशल बच्चे के साथ थेरेपी नहीं डील नहीं कर सकते। जब हाँ, बिल्कुल। हर एक चीज से डील करने के लिए हमें उसी तरीके के जो मशीन्स हैं और एक उसी जो डायरेक्शन में है उसमें ही काम हमें करना पड़ता है। मैम, चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे इस प्रोग्राम भारत की बेटी के साथ जुड़कर आपको कैसा लगा? मुझे काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए। होप कि आपको देख के बाकी महिलाएं भी जाग जाएंगी इस भारत की बेटी चैनल में, जितनी भी लड़कियां, मतलब इससे हमें एक मौका मिल गया लोगों को अवेयर करने का। इस आपकी जिस भारत की बेटी चैनल जो है, इससे मुझे भी मौका मिल गया कि काफी लोगों को अवेयर करने के लिए, सोसाइटी को अवेयर करने के लिए। और आपका तो मैं धन्यवाद करती हूँ, आपका जो आपके डायरेक्टर सर नरेंद्र सर से भी, दीपशिका मैम आपसे भी, और जितने लोग ये सुन रहे हैं,
तो उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज मुझे एक मौका मिल गया लोगों को अवेयर करने का, मदर्स को अवेयर करने का, लड़कियों को अवेयर करने का, क्योंकि जो लड़की है आज वो लड़की है, कल वो भी माँ है, तो काफी उनको भी सीखने को मिल गया और मुझे भी कुछ बोलने का मौका मिल गया। मैं आपका दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट कर रहे और मुझे चुनने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, तहे दिल से हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती समय जो है वो निकाला, हमारे साथ इम्पोर्टेंट जो जानकारी थी वो शेयर करी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वी विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी आपका ये सोशल कॉज है, इसके लिए हम आपको तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम वेलकम मैम। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया, आपको आज का ये इंटरव्यू अच्छा लगा, तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर कर हमें अपने कीमती सुझाव ज़रूर दें। हम तहे दिल से इंतज़ार करते हैं आपके सजेशंस का, और हम उन्हें चुनौतियों की तरह लेते हैं और कोशिश करते हैं आपकी उम्मीद पर, आपके भरोसे पर खरा उतरने का। भारत की बेटी के अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक और बेटी से, एक और ऐसी सशक्त महिला से, या फिर एक स्टूडेंट से। जानेंगे उनके मन की बात। तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें, कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। धन्यवाद।